मेरे दोस्त ने एक बार मुझसे कहा कि मैं इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं इससे बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ और मुझे फिर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हम में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर इसीलिए बनना चाहते हैं। हालांकि ये सारी बातें सच हैं कि इन्वेस्टिंग के फ़ायदे होते हैं, पर क्या आपको पता है जब आप अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं तो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं बढ़ता बल्कि आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ती है। और यही चीज़ हम आज सीखने वाले हैं आज की बुक समरी वीडियो, जिसका नाम है रिचर, वाइजर और हैप्पियर, जिसे लिखा है विलियम ग्रीन्स ने। तो लेसन नंबर 1 है कॉपी कैट। आपने बचपन से ही सुना होगा कि अगर आपको सबसे आगे बढ़ना है तो आपको बाकी लोगों से कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। पर पिकासो द लेजेंडरी पेंटर कहते हैं कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कुछ अलग करना है या कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढनी है। आपको बस कोई एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना है जो मार्केट में सक्सेसफुल हो और आपको एक कॉपी कैट बन जाना है। एक ऐसे इन्वेस्टर हैं मोनिश पबराई। उनका एक फंड है जिसका नाम है पबराई फंड 2, जो हर साल मार्केट को 6% से बीट करता आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कुछ अलग नहीं करते, वो बस उन स्मार्ट पीपल जो इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल हैं उन लोगों को कॉपी करते हैं। और जिन्हें वो कॉपी करते हैं वो हैं वॉरेन बफे। आपने द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर बुक में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। मोनिश पबराई एक इंडियन इन्वेस्टर हैं और इन्होंने फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर लिखी है। जब ये इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे फंड मैनेजर हैं जिनमें से बहुत कम ही हैं जो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो ये बात उनको थोड़ी अजीब लगी कि जब वॉरेन बफे और बर्कशायर हैथवे इतनी सक्सेसफुल है तो लोग उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहे, उन्हें तो फॉलो करना चाहिए। फिर उन्होंने वॉरेन बफे के वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को अच्छे से स्टडी किया। ये सारे प्रिंसिपल बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफे को सिखाए थे। आपको याद होगा कि गाय स्पियर और मोनिश पबराई ने $650,000 पे किए थे सिर्फ एक लंच के लिए वॉरेन बफे के साथ। इसके अलावा वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की हर साल वो एनुअल मीटिंग को अटेंड करते हैं और उन मीटिंग से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उनकी स्ट्रेटेजी को, उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को वो कॉपी करने लगे। तो लेसन नंबर 1 हमें यही सिखाता है कि जिस भी फील्ड में आप अच्छा होना चाहते हैं आपको चाहिए कि आप सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करें। लेसन नंबर 2, रिवर्स द प्रोसेस। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे बनते हैं तो आप कहेंगे कि केयर करो, उनको समझने की कोशिश करो, उनकी बात सुनो वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। पर अगर मैं इस प्रोसेस को दूसरे तरीके से पूछूं कि बेकार लाइफ पार्टनर कैसे बनते हैं तो आप कहेंगे कि सिंपल है कि आप अपने पार्टनर पे चीट कर दो। तो अगर मैं इस प्रोसेस को कभी फॉलो ही ना करूं तो मैं एक अपना अच्छा पार्टनर बन जाऊंगा। तो एक बार चार्ली मंगर ने कहा था, मुझे बस वो रास्ता ढूंढना है जहां जाने से मेरी मौत हो जाएगी और मुझे बस वहां नहीं जाना है। उसी तरह अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे इन्वेस्टमेंट ढूंढने हैं तो आपको बस ये सीखना है कि आपको एक बेकार इन्वेस्टमेंट को कैसे अवॉइड करना है। देखो, स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी लिस्ट बनाइए और अपने लिस्ट में से वो सारे स्टॉक हटा दीजिए जो आपको समझ में नहीं आते। तो आपकी जो लंबी चौड़ी लिस्ट होगी उनमें से बहुत छोटी हो जाएगी। फिर उन स्टॉक को हटा दीजिए जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं या फिर जिनका मैनेजमेंट आपको अच्छा नहीं लगता। आपके स्टॉक की लिस्ट और कम हो जाएगी। अब जो लिस्ट बची है उसमें ये देखिए कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो आप सोचते हैं कि मैं उसे अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। जब आप वो स्टॉक ढूंढ लेंगे फिर बस आपको ये देखना है कि क्या वो स्टॉक आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो आप उसे खरीद लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसे जाने दीजिए। लेसन नंबर 3 है फोकस ऑन लॉन्गर रन। इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट थे जिनका नाम जीन मैरी एविलार्ड था। वो पेरिस के सोसाइटी जनरल में काम करते थे। उनको 1960s में स्टॉक पिकिंग की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई। उन्होंने उनके सीनियर्स को फॉलो किया जो सिर्फ लार्ज कैप में फोकस करते थे और उनका रिटर्न एवरेज ही रहता था। जीन ने सोचा कि झुंड में रहना ज्यादा अच्छा है। फिर 1968 में जीन को न्यूयॉर्क भेजा गया और वहां उनकी मुलाकात 2 फ्रेंच स्टूडेंट से हुई जो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्होंने जीन को बेंजामिन ग्राहम के बारे में बताया जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी सिखाते थे। जीन ने ग्राहम की किताबें पढ़ी और उनको लगा कि उनको जो चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन जब उन्होंने ये अपने सीनियर को बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे। जीन को फाइनली 1979 में एक छोटा सा फंड मैनेज करने को मिला जिसमें सिर्फ $15 मिलियन थे। वहां उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट की जो कि रिस्क कम करने पर फोकस करती थी। उनका मानना था कि फ्यूचर अनसर्टेन है तो रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। जीन की लाइफ में काफी अप्स और डाउन्स आए। उन्होंने बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस देखा लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच उसमें हर बार उनको बचाने में मदद साबित हुआ। वो हर तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमेशा ये देखते हैं कि उनकी वैल्यू उनके प्राइसेस से ज्यादा हो।
उन्होंने कभी भी अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा नहीं किया और हमेशा वो डरते रहे कि उनका कहीं लॉस ना हो जाए। जीन ने जापान में इन्वेस्ट करना तब बंद कर दिया जब वहाँ के स्टॉक्स का बबल 1989 में बर्स्ट हुआ था और ये डिसीजन उनके लिए फायदेमंद रहा। उनके फंड ने जब मार्केट क्रैश किया तब भी अच्छा परफॉर्म किया और फाइनली उनके फंड की वैल्यू $100 बिलियन तक पहुंच गई। जीन का करियर कभी ऊपर कभी नीचे रहा, पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने सीखा कि मार्केट में रहना और प्रॉफिट करना सिंपल नहीं है, पर कभी कभी आपको अपने प्रिंसिपल पर कायम रहना ही सही रास्ता होता है। जीन और उनके बाद आने वाले फंड मैनेजर जैसे कि मैथ्यू मैक्लेनन, उन्होंने दिखाया कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट होना और रिस्की एसेट से दूर रहना, ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है। लेसन नंबर 4 है हैबिट्स टू गेट सक्सेस। टॉम गेनर का वजन 1990 में 190 पाउंड था। उसने 28 साल की उम्र में मार्कल कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करना शुरू किया। उसे बड़ा शौक था पढ़ने का, सोचने का और नंबर्स के साथ खेलने का। बचपन से ही वो हर फ्राइडे की रात को टीवी के सामने बैठ जाते थे और वॉल स्ट्रीट की न्यूज देखते थे। समय के साथ उसका वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो हर साल सिर्फ 1 पाउंड कम करेगा, जो कि बहुत ही छोटी शुरुआत लगती है, लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उसने अपने खाने पर काबू पाना शुरू किया, जैसे कि साल में 200 डोनट खाने से घटकर सिर्फ 20 डोनट खाए। गिरन ने अपने एक्सरसाइज रूटीन को भी धीरे धीरे बढ़ाया। पहले तो बस 5 मिनट के लिए दौड़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते गए और आजकल वो हफ्ते में 5 दिन जरूर दौड़ते हैं। ये सब कुछ उन्होंने अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलते हुए किया, जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छे साबित हुआ। प्रोफेशनली गेनर अब मार्कल कंपनी के सीईओ हैं और दुनिया भर में उनकी कंपनी के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन है। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि छोटी छोटी बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं। उन्होंने इसी फिलॉसफी को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लागू किया, जैसे कि कई सालों तक वो एक ही शेयर को होल्ड किया और उस शेयर पर भरोसा किया। उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था बर्कशायर हैथवे, जो कि उन्होंने 1990 में खरीदा था और तब से लेके आज तक वो बहुत गुना बढ़ चुका है। देखिए, सफल होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और पर आप जब इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक ढूंढते हैं तो आपको बहुत सारे एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वॉल्यूम देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ छोटी छोटी ऐसी आदतें बना लें जो कि आपको स्टॉक एनालिसिस में मदद करें, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेसन नंबर 5 है हाउ टू टेक डिसीजन। आपको पता है इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होता है और बिना जाने और समझे रिस्क बढ़ता जाता है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटीज बहुत होती हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। सबसे पहला रूल है कि बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिटेशन। हॉवर्ड स्मार्ट, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि उन्हें 2 फार्मा कंपनी में हमेशा कंफ्यूजन होती है। वो बात कर रहे हैं मर्क एंड को इंक, जिसका मार्केट कैप है $280,000 और दूसरी कंपनी है एली लिली एंड को, जिसका मार्केट कैप है $339,000। हॉवर्ड स्मार्ट को कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि उन्हें 2 चीजें पता है। पहले कि उनके पास कोई भी एज नहीं है लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और दूसरा पॉइंट है कि उनको ये समझ नहीं आता कि इन दोनों कंपनी में से कौन ऐसी है जो अगली दवाई बनाएगी और मार्केट में सफल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है यूज हिस्ट्री एज रफ गाइड। एक कंपनी जिसके क्वार्टर्स का रिजल्ट अच्छा आता है और पिछले क्वार्टर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो वो एक ग्रोइंग कंपनी है और ऐसी कंपनी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो भी आगे ग्रो करेगी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फिगर आउट कर ली है जो मार्केट में काम कर रही है। और एक साइक्लिकल कंपनी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर सीजन में या किसी टाइम पर चलती है, बाकी टाइम वो न्यूट्रल रहती है। तो आसान शब्दों में बात की जाए तो जो प्रोडक्ट पिछले डेकेड से पॉपुलर हैं, तो उनके आगे भी पॉपुलर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि ITC कंपनी, टाटा कंपनी या रिलायंस। पॉइंट नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी एंड मिनिमाइज देम। कुछ एरियाज होते हैं जहां आपको पता है कि रिस्क होता है, जैसे अगर आप कोई सुनसान रास्ते में जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि कोई चोर डाकू आएगा और आपका सामान लूट सकता है। तो बेहतर यह है कि आप सुनसान रास्ते के बजाय चहल पहल वाले रास्ते से जाएं। तो आपको रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आपने सुना होगा कि दुर्घटना से देर भली। यही प्रिंसिपल आपको इन्वेस्टिंग में भी यूज करना होता है। जैसे अगर आपकी इच्छा है कि आप हर साल 30 से 40% का रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो इन्वेस्टर वो रिटर्न कमा रहे हैं, तो क्या उनके पास बहुत कम स्टॉक है, जैसे कि 5 से भी कम स्टॉक है, या वो बस कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनकी उन्हें अच्छे से समझ है, या वो बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं। तो आपको सिंपली ये सोचना है कि क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया अच्छा लगता है तो आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सेफ़ नहीं है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही सेफ़ होगा, तो उनसे दूर रहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा रिचर, वाइजर और हैप्पियर बुक समरी, जिसे लिखा था विलियम ग्रीन ने। तो सबसे पहले लेसन में हमने देखा था कि आपको सबसे पहले एक कॉपीकैट बनना है। जो भी जिस फील्ड में भी आपको सक्सेसफुल होना है,
उन फील्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर को आपको कॉपी करने की कोशिश करनी है। लेसन नंबर 2 था रिवर्स द प्रोसेस। आपको सही रास्ता ढूंढने के बजाय सिर्फ आपको गलत रास्तों को अवॉइड करना है। जब आप गलत रास्तों को अवॉइड करने लग जाएंगे तो आप अपने आप ही सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे। लेसन नंबर 3 है फोकस ऑन लॉन्गर रन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करे तो उसे हमेशा लॉन्ग टर्म में ही सोचें। लेसन नंबर 4 था हैबिट्स टू गेट सक्सेस। इस बुक का जो सबसे अच्छा लेसन मेरे को लगा वो यही था कि छोटे छोटे बट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से आप बड़े रिजल्ट को अचीव जरूर कर सकते हैं। तो इस बात को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और लेसन नंबर 5 था हाउ टू टेक डिसीजन, जिसमें हमने 3 प्रिंसिपल सीखे थे जिनकी मदद से आप जो मार्केट में अनसर्टेनिटीज आती हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट था बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिटेशन, जिसमें हमने ये देखा था कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट था यूज़ हिस्ट्री एज रफ गाइड, जिसका जो मेन क्रक्स था वो ये था कि जो कंपनी पिछले 10 सालों से पॉपुलर है तो उसके आगे पॉपुलर रहने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा फिगर आउट कर रखा है जो मार्केट में काम कर रहा है। और तीसरा पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी एंड मिनिमाइज दैम। इसमें हमने ये सीखा था कि आपको रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट लेसन कौन सा है वो भी बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको आप सिखाना चाहते हैं।